हेलो व्यूवर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट होम। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम पार्ट फर्स्ट। इस एक वीडियो को देखने के बाद आप एनसीईआरटी रीड करिएगा और एनसीईआरटी के क्वेश्चन ट्राई करिएगा, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, ट्रू फॉल्स हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, सारे आप खुद ही करोगे बिना किसी गाइड या बिना किसी वेबसाइट की हेल्प के। और एनसीईआरटी रीड करिएगा, एनसीईआरटी आपको बिल्कुल हलवा लगेगी, बट उसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। आज यू ऑलरेडी कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए, लेट्स गेट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। आप अपनी बेसिक नीड्स कंप्लीट करने के लिए एक डे रूटीन में क्या क्या चीज़ यूज़ करते हो? सबसे पहले बेसिक नीड क्या होती है? मतलब बेसिक नीड्स जिनके बिना आप रह ही नहीं सकते। मनी नहीं, ये बेसिक नीड नहीं है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते। सबसे पहले क्या बोलोगे आप? एयर इनहेल करते हैं भाई, एयर तो बहुत ज़रूरी है। एयर, वाटर, फूड और क्लोथ्स और ऑटोमोबाइल्स, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऑटोमोबाइल्स बहुत ज़रूरी है। और आज के ज़माने में तो फ़ोन्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, वीडियो आप फ़ोन पर ही देख रहे हो। तो ये सारी चीज़ एक बेसिक नीड्स कंप्लीट करने के लिए चाहिए। और कुछ भी चाहिए? अरे हाँ, चाहिए तो पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सब। अगर मैं आपको कहूँ इन सब चीज़ों को नेचुरल रिसोर्स और मैन मेड रिसोर्स में क्लासीफाई करें। नेचुरल रिसोर्स क्या होती है? जो चीज़ें हमें नेचर से मिलती है उनको हम यूज़ करते हैं, वो होती है नेचुरल रिसोर्स। और जो हम खुद ही मॉडिफाई करके, नेचर की चीज़ों को मॉडिफाई करके खुद ही बनाते हैं, उनको कहते हैं हम मैन मेड रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्स कौन कौन सी हो जाएगी? एयर, वाटर, फूड, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स। और कुछ भी हो सकता है। सनलाइट भी तो एक नेचुरल रिसोर्स ही है और वो भी बेसिक नीड्स ही है। और मैन मेड रिसोर्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑटोमोबाइल्स, मोबाइल्स, क्लोथ्स दैट यू वियर, दे आर द मैन मेड रिसोर्स। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम नेचुरल रिसोर्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। नेचुरल रिसोर्स कौन सी होती है? जो हमें नेचर से मिलती है। तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी पढ़ी हमने नेचुरल रिसोर्स, एयर, वाटर, सनलाइट, ये सब। अब नेचुरल रिसोर्स को हम उनकी अवेलेबिलिटी के बेसिस पर दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। अब व्हाट इज अवेलेबिलिटी? अवेलेबिलिटी मीन्स कि वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है नेचर में या अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। अब लिमिटेड अनलिमिटेड क्या होता है देखते हैं। चलो, सबसे पहले है हमारा एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कौन से होते हैं? जो हमारे नेचर में लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है और अगर हम उनका एक हद से ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, एक लिमिट से ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो एग्जॉस्ट भी हो सकते हैं, मतलब बिल्कुल ख़त्म भी हो सकते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है उसके? वाइल्ड लाइफ ट्रीज़ और कौन कौन से हो सकते हैं? कोल, पेट्रोलियम, ये सब। और दूसरे होते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिनका जो नेचर में अनलिमिटेड प्रेजेंस है और हम उनका कितना भी कंजप्शन कर ले वो ख़त्म ही नहीं होंगे, लाइक सनलाइट, एयर, ये सब। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली नेचुरल रिसोर्स में एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के अंदर तीन चीज़ों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। वो कौन कौन सी है? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इनके बारे में आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो सुना ही होगा। और इन तीनों में एक सिमिलैरिटी भी है। सिमिलैरिटी क्या है? सोचो। सिमिलैरिटी ये है कि ये तीनों फोजल फ्यूल है। अब फोजल फ्यूल क्या होता है? फोजल फ्यूल तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। जब हम इतने से थे, इतने हो गए, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। फोजल फ्यूल होता क्या है? जो डेड एंड डिके ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका रिमेन, जो डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म होता है उनका जो रिमेन होता है वो किस में चेंज हो जाता है? फोजल फ्यूल में चेंज हो जाता है अंडर सर्टेन कंडीशंस, अंडर सर्टेन टेम्परेचर, अंडर सर्टेन प्रेशर। तो वो प्रोसेस भी हम आगे पढ़ेंगे वो क्या होता है। तो इस पार्ट में, कोल एंड पेट्रोलियम के इस पार्ट में हम कोल के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे अगले पार्ट में हम पेट्रोल और नेचुरल गैस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कोल के बारे में। कोल, सोचिए आपने कहाँ सुना या कहाँ देखा होगा कोल? आपने कोल देखा होगा जब आपने कभी कबाब वगैरह बनते हुए देखे होंगे, वो कोल यूज़ होता है ब्लैक कलर का। बट यहाँ हम उस कोल की बात नहीं करने वाले हैं। यहाँ हम करने वाले हैं एक नेचुरल कोल के बारे में। नेचुरल कोल मतलब ये एक ब्लैक पत्थर की तरह एक हार्ड होता है, मतलब स्टोन की तरह हार्ड, और हार्ड नहीं कह सकते, ब्रिटल, बट हार्ड ऐसा स्टोन कह सकते हैं। और ब्लैक कलर का होता है और ये नॉर्मली कार्बन होता है। जो कार्बन एलिमेंट के बारे में आपने सुना होगा, कार्बन एक एलिमेंट होता है, ये वही होता है। मतलब बहुत सारे कार्बन एक साथ मिल गए और क्या बना दिया?
कोल बना दिया। अब हम कोल के यूज़ देख लेते हैं। कोल के बहुत सारे यूजेस है, डेली लाइफ में भी बहुत यूजेस है। जैसे मम्मी वगैरह आपकी कोल किचन में यूज़ करती हैं, किसी भी चीज़ को एक स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम कोल का यूज़ करते हैं। या फॉर सम स्टीम इंजन्स, अगर आपने एंशिएंट नहीं कह सकते, पुरानी फिल्में देखी होंगी तो उसमें क्या होता है, ट्रेन वगैरह में क्या यूज़ किया जाता है, कोल यूज़ किया जाता है, उससे स्टीम निकाल जाती है, प्रेशर लिया जाता है और जो व्हील्स होते हैं उसे चलाया जाता है। तो बेसिकली कोल का यूज़ होता है वहाँ पर। इन टीपीपी फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, टीपीपी का मतलब होता है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में भी हम यूज़ करते हैं क्या निकालने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस एक्टिविटीज़, और एज अ फ्यूल यूज़ होता है वेरियस एक्टिविटीज़ में, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में एज अ फ्यूल होता है मशीनों को चलाने के लिए। अब हम पढ़ेंगे इसकी स्टोरी के बारे में कि ये आया कहाँ से। अब आसमान से तो टपका नहीं है, कहीं बना ही होगा। तो इसकी स्टोरी कुछ यूँ है, अगर हम जाए 3000 मिलियन ईयर्स पहले, 3000 मिलियन ईयर्स बहुत बड़ा टाइम स्पैन है। तो जब क्या होता था, हम तो थे नहीं बेसिकली, कोई ऐसा एनिमल भी नहीं था। तो जो ये अर्थ थी किससे बनी हुई थी, ये थी ट्रीज़ थे, यहाँ पर बस ट्रीज़ ही ट्रीज़ थे, बड़े बड़े ट्रीज़ थे। तो क्या हुआ, ये कहते हैं साइंटिस्ट कि कोई फ्लूड आई या अर्थक्वेक आया या कोई नेचुरल फिनोमिनन हुआ जिससे जो है पेड़ वगैरह है सारे मिट्टी के अंदर दब गए। अब जब एक चीज़ मिट्टी के अंदर दब जाती है तो लेयर बाय लेयर नीचे ही जाती है, ऊपर नहीं आती। मतलब कोई हवा चल रही है तो हवा की जो सैंड है उसके ऊपर गिर गई तो नीचे ही नीचे जाती रहती है। अब जब नीचे नीचे जाती है ऑब्वियसली डिके तो होगी, सड़ेगी तो एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि अगर जितना नीचे जाएगी टेम्परेचर भी उतना ही बढ़ेगा, हाई टेम्परेचर और प्रेशर भी उतना ही हाई होगा। एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर जो ये डिके है, प्लांट्स का जो डिके है ये किस में बदल जाता है, कोल में बदल जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम कार्बोनाइजेशन। और क्योंकि ये किससे बना है, रिमेन्स ऑफ डेड एंड डिके प्लांट से, तो ये भी एक फॉसिल फ्यूल है। अब कोल बेसिकली होता क्या है, कोल होता है कार्बन। अगर मैं कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराऊं तो क्या मिलेगा हमें, CO2। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अगर हम कार्बन को बर्न करते हैं तो CO2 गैस रिलीज होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब कोल को प्रोसेस करके रिफाइन करके बहुत सारे इसके प्रोडक्ट निकाले जाते हैं, जैसे कोक, कोल तार, कोल गैस। इन सब के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कोक के बारे में। कोक से आपको क्या याद आता है, पीने वाली कोक हाँ वही है, बट ये वो नहीं है, वो पीने वाली कोक नहीं है। अभी क्या होता है, जब कोल को प्रोसेस करते हैं तो कोक बनाया जाता है। तो इट इज़ अ टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस। ये एक टफ पोरस मतलब पोरस वो होता है जिसको स्क्वीज ना कर सके, जैसे फोम होता है तो उसे स्क्वीज करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। बेसिकली जिस चीज़ का शेप ना चेंज हो सके तो, और ब्लैक सब्सटेंस ऑलमोस्ट प्योर कार्बन, और ये सबसे प्योर का मतलब जो कार्बन को प्रोसेस करते हैं उसके प्रोडक्ट निकालते हैं, तो उन प्रोडक्ट में इसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन होता है। यूज़ इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ये स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में और मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का मतलब मेटल को निकालने, नेचुरल रिसोर्सेज से बाहर निकालने में इसका यूज़ होता है। अब जो नेक्स्ट है वो हमारा कोल तार है। कोल तार आपने देखा होगा, जब अगर आपने रोड वगैरह बनता हुआ देखा होगा तो ऊपर जो लेयर बिछाई जाती है वो थिक जो लिक्विड रहता है, ब्लैक कलर का जो थिक लिक्विड रहता है वो कोल तार ही रहता है। ये बेसिकली कोल से ही बनाया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन भी ऐसी ही है, इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल। ये कैसा है, ब्लैक एक थिक लिक्विड है जिसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंस, और जो ये कोल तार है ये कम से कम 200 से भी ज़्यादा सब्सटेंस को मिलाकर बनाया जाता है। अब जो कोल तार के और प्रोडक्ट होते हैं, मतलब जब कोल तार को हम और प्रोसेस करते हैं, उसके और प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ होता है हमारी बहुत सारी एवरीडे लाइफ में, लाइक फोटोग्राफिक मटेरियल्स के लिए, रूफिंग के लिए, या पेंट्स के लिए, या एक्सप्लोजिव वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। अब कोल तार के पीछे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो आप अपने घर पर नैपथलीन बोल यूज़ करते हो। नैपथलीन बोल कब यूज़ करते हो, या सर्दियों के कपड़े रखने के लिए, या माउथ या इंसेक्ट भगाने के लिए जो आप नैपथलीन बोल यूज़ करते हो, किसकी बनी होती है, वो कोल तार की ही बनी हुई होती है। और आजकल रोड वगैरह को बनाने के लिए कोल तार की जगह
हम एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं जिसका नाम है बिटुमेन। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोल गैस के बारे में। अब कोल गैस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। ये जब हम कोल से कोक बनाते हैं तो जो गैस प्रोड्यूस होती है वो कोल गैस ही होती है। अब कोल गैस कहाँ यूज़ होती है? कोल गैस यूज़ होती है एज अ फ्यूल, जहाँ पर कोल को प्रोसेस करने की जो इंडस्ट्रीज होती है वहाँ यूज़ होती है हमारी कोल गैस। अब कोल गैस सबसे पहले लंदन में यूज़ की गई थी 1810 में, और उसके बाद में न्यूयॉर्क में 1867 के करीब यूज़ की गई थी। और नाउअडेज कोल गैस को हम एज अ सोर्स ऑफ लाइट से ज़्यादा एज अ सोर्स ऑफ हीट के लिए यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फीडबैक्स हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं आपको इस वीडियो के पार्ट सेकंड में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।